After that incident, the sound of शहनाई begin to be considered auspicious. जब से शहनाई नाम पड़ा इस नए जो स्ट्रम पाइप उन्होंने लिया था बार्बर ने, और वो शाह प्ले में जब से उसको प्ले किया उसके बाद से उसका नाम शहनाई पड़ गया. लेकिन तब से द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. तब से जो शहनाई का जो साउंड था ये ऑस्पिशियस यूज़ होने लगा. ऑस्पिशियस आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही अच्छा लगने वाला, अच्छा फील होने वाला, या ऑस्पिशियस यूज़ होने वाला, या किसी स्पेशल ओकेज़न पे जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं या उसको बजाते हैं तो शहनाई जो है वो तब से एक ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होने लगी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. एंड तब से ये कहाँ बजाई जाने लगी? टेम्पल्स में बजने लगी शहनाई जो है तब से, क्योंकि इसका जो साउंड की जो शहनाई का जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा साफ और मेलोडियस बताया गया और उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल बताया गया, इसलिए इसका हमेशा से यूज़ वहाँ टेम्पल्स में किया जाने लगा. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और तब से ये क्या बन गया? इंडिस्पेंसिबल यानी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट बन गया जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था. और तब से नॉर्थ इंडिया की जो भी वेडिंग्स होती थी या कोई सिमिलर ओकेजन होता था तो हमेशा शहनाई का यूज़ होता था. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और पास्ट में बता रहे हैं कि उस टाइम में शहनाई क्या बन गया? शहनाई जो था वो एक ऐसा पार्ट था नौबत और ट्रेडिशनल, आप मान सकते हैं कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस होती हैं उनका एंजेम्बल, यानी एंजेम्बल एक ग्रुप था जो इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप होता है ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे उनका एक ही पार्ट बन गया. फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. रॉयल कोर्ट्स में जो भी वो 9 इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे उनमें से एक शहनाई ज़रूर होता था. शहनाई उन 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया. इसके बिना कोई भी वो 9 इंस्ट्रूमेंट या जो एंजेम्बल थे वो कभी कंप्लीट नहीं होते थे. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स. और तब से ये कहाँ यूज़ होता था? केवल उसके बाद से केवल टेम्पल्स में यूज़ हुआ एंड वेडिंग्स, और वेडिंग्स में यूज़ हुआ. यानी शहनाई हमेशा किसी भी ओकेजन पर नहीं बजाई जाती थी, ओनली इन टेम्पल्स एंड फॉर वेडिंग्स. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और ये क्रेडिट जो गया इसको, इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो कह सकते हैं आप, जो श्रेय जाता है, इसका जो जितना भी आप कह सकते हैं क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको क्लासिकल स्टेज तक लेकर आए. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा. वो कह रहे हैं कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो क्या खेलते थे? प्लेड गिल्ली डंडा. वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डबराउन इन बिहार. बिहार की जो एक एंशियंट स्टेट है जिसका नाम डबराउन है, उसके पास वो पॉन्ड के पास हमेशा गिल्ली डंडा खेलते थे जब वो 5 साल के थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल. और वो वहाँ कहाँ जाते थे? वो रेगुलरली, उनका एक रूटीन था. जैसे कहते हैं ना बचपन में हम कहीं खेलने जाते हैं या हम लोगों का एक रूटीन बन जाता है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका एक रूटीन था, डेली रूटीन था कि वो बिहार जी टेम्पल जाते थे टू सिंग भोजपुरी चैत. और वो वहाँ टेम्पल में जाके भोजपुरी चैत को गाया करते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. और जब वो अपना सिंगिंग पूरी कंप्लीट कर लेते थे, जो भोजपुरी चैत था जब वो उसको कंप्लीट कर लेते थे, उसके लास्ट में उनको एक लड्डू मिलता था जिसका कि वेट था 1.25 kg था. ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज. आपने सुना होगा जब छोटे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम पेरेंट्स या उसके एल्डर्स उन्हें कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी चीज़ दे देते हैं, या एज ए रिवार्ड उन्हें हम कुछ दे दें, खाने की चीज़ दे देते हैं, एज ए कुछ छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, तो उनका एज ए रिवार्ड होता है. तो जो बिस्मिल्लाह खान भोजपुरी इसमें बिहार जी टेम्पल में जाते थे, हमेशा भोजपुरी चैत को गाते थे, तो वहाँ उनको हमेशा अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद यानी सिंगिंग करने के बाद उनको हमेशा एक लड्डू मिलता था एज ए प्राइज़. वो ऐसा था उनका जिसे उन्हें इनाम दिया जाता, और वो जो इनाम था वो वहाँ के लोकल महाराज उनको हमेशा देते थे. दिस हैपन 80 years ago. ये जो इंसिडेंट हम बता रहे हैं आपको, ये इंसिडेंट 80 years पहले का है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और ये जो छोटा सा बच्चा था जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ये इन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी शहनाई के लिए. उन्होंने अपनी की जो शहनाई थी उन्होंने उसको इतना पॉपुलर, इतना फेमस कर दिया कि कह सकते हैं आप कि हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, कि उन्होंने जो सबसे मोस्ट हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, भारत रत्न,
उन्होंने उसको भी गेन किया, यानी उनकी पॉपुलरिटी, उनकी फेमस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उनके जो शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का जो वे था, जो तरीका था, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। भारत रत्न जो हमारा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको नवाजा गया। बोर्न ऑन 21 मार्च 1960। अब ये बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान कब जन्म हुए, उनकी क्या, किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, उनकी पूरी हिस्ट्री है इसमें। बोर्न ऑन 21 मार्च, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो 21 मार्च को 1916 में पैदा हुए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, यानी बिस्मिल्लाह खान जो थे वो ऑलरेडी म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार की, यानी उनके जितने भी दादा परदादा थे वो कहीं ना कहीं किसी तरह के म्यूजिशियंस थे, इसलिए कहीं ना कहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में भी वो गुण आया म्यूजिशियन का, और उन्होंने शहनाई को एक नया रूप दिया, उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वो पूरे देश में, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी पॉपुलरिटी हो गई, इतना ज़्यादा वो उन्होंने उसको पॉपुलर किया। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका क्या नाम था, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग्स कोर्ट के वो शहनाई नवाज थे, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छे शहनाई प्लेयर थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श, उनके फादर का नाम था पैगम्बर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, या आप कह सकते हैं कि उनके दादा और परदादा के साथ साथ उनके और जो भी पैतृक एनेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो सब बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे यार, यानी इन सब इस डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो ऑलरेडी एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। पैटर्नल एनेस्टर्स ऑफ द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इसी वजह से जो पैटर्नल एनेस्टर्स उनके म्यूजिशियंस थे, इसलिए इस वजह से उनके लाइफ में म्यूजिक जो था वो बहुत ही छोटी एज में उनकी लाइफ में आ गया। अभी पीछे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो 5 इयर्स की एज में जब पौंड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे, तब भी वो बिहार जी टेम्पल जाके एक भोजपुरी चैत गाया करते थे। इट मीन्स आप मान सकते हैं कि एक 5 साल का बच्चा किस तरह से म्यूजिक सीख सकता है, वो सारे जो गुण थे उनके, वो उनके अंदर उनके एंसेस्टर से आए थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी। आप जानते हैं कि आजकल बनारस को हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो जब वो 3 इयर्स के थे तो उनकी मदर जो थी वो उनको मैटरनल अंकल यानी उनके अपने मामा के घर ले गई, इन बनारस में, जहाँ उनके मामा का घर था बनारस में, वहाँ ले गई। बनारस बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और वहाँ बिस्मिल्लाह खान ने देखा कि जो उनके अंकल थे, उनके जो मामा थे, वो हमेशा शहनाई के साथ प्रैक्टिस करते थे, और उस प्रैक्टिस को देखकर बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा सरप्राइज हुए, इतने ज़्यादा फैसिनेट हुए, आप कह सकते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल, उन्होंने क्या किया, तब से वो अपने अंकल से इतने इंस्पायर हुए और उन्होंने उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। तो कह रहे हैं कि अली बख्श मैंने भी आपको ऊपर बताया था, जो अली बख्श थे, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू शहनाई, जो अली बख्श थे वो क्या करते थे, एक बनारस के विष्णु टेम्पल में रहते थे, जहाँ वो बख्श क्या करते थे, वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, यानी उनका जो काम था वो वहाँ उस टेम्पल में शहनाई प्ले करने का था। यानी जो उनके अंकल थे अली बख्श, वो क्या करते थे, मामा जो थे वो वहाँ विष्णु टेम्पल में, उनका ये काम था कि वो वहाँ टेम्पल में जाकर हमेशा शहनाई प्ले करते थे, क्योंकि उनकी शहनाई प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनकी इस शहनाई प्लेइंग को देखकर ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेट फॉर आवर्स ऑन एंड, जब अली बख्श जो उनके मामा थे वो जब वो शहनाई बजाया करते थे, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो वहाँ बैठ जाया करते थे, कैप्टिवेट फॉर आवर्स, यानी वो उसमें इस तरह बंध जाया करते थे कि वो हमेशा उनको शहनाई प्ले करते हुए लास्ट तक देखते रहते थे। इतना अच्छी वो शहनाई प्ले करते थे कि वो बीच में से बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटते थे, जब से वो स्टार्ट करते थे उनके मामा और जब तक एंड करते थे। बिस्मिल्लाह खान उनको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और स्लोली यानी जैसे वो उनको ऑब्जर्व करते थे, इतना इम्प्रेस होते थे, उनको इतनी अच्छी लगती थी, उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने गेटिंग लेसन है सीखना स्टार्ट कर दिया, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया, एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे, और उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उस शहनाई के साथ वो पूरा दिन प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। वो बता रहे हैं कि फॉर ईयर्स, सालों तक
टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बालाजी के टेम्पल में आते थे, एंड मंगला मैया के टेम्पल में आते थे, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे आते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस ऑफ फेवरेट हॉर्न्स, बिकेम यंग अप्रेंटिस, आप फेवरेट हॉर्न कह सकते हैं कि एक ऐसा छोटा बच्चा या एक ऐसा यंग अप्रेंटिस जो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है। कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ की लग जाती है तो हमें उसे हासिल करना होता है, तो जो उनका फेवरेट हॉर्न था, हॉर्न आप कह सकते हैं जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ कोई नहीं जाता था, तो वो उस गंगा जी के किनारे पर उनका एक फेवरेट हॉर्न प्लेस था जहाँ वो जाया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और वहाँ अकेले में बैठकर वो उस शहनाई को प्ले किया करते थे, उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। वो सोचते थे कि वहाँ वो एक अकेले अपने जो फेवरेट हॉर्न्स प्लेस था उसमें जाकर करते थे ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और जो चीज़ वो उसमें से पाना चाह रहे थे, पाना चाहने का मतलब कि वो अपने मामा से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि वो ये कोशिश में लगते थे कि मैं उनसे भी अच्छी शहनाई प्ले करना सीख जाऊँ। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। तो गंगा फ्लोइंग का जो वाटर था, यानी जब गंगा की पानी की पटारें उठती थी, जो हवाएं पानी जब बहता था तो उसकी जो आवाज़ आती थी इंस्पायर्ड, वो उनको इंस्पायर करती थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव करने के लिए, एंड इन्वेंट करने के लिए न्यू राग, यानी वो सारी जो आवाज़ गंगा के पानी की जो कल कल की आवाज़ होती है, आपने सुनी होगी, कभी आप पानी के पास बैठे होंगे तो पानी में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वहाँ गंगा के किनारे अपने सॉलिट्यूड प्लेस पर जब बैठकर उसकी प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई की, तो जो गंगा के पानी की आवाज़ थी वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया करती थी, इंस्पायर्ड किया करती थी। वो अपने राग, जो राग वो गाने की बजाने की कोशिश करते थे, उनको नए राग बजाने की कोशिश में उनको इंस्पायर करती थी, और जो पुराने राग थे उनको इम्प्रूव करने में वो उसको इंस्पायर करती थी। दैट वो अर्लियर, अब वो जितने भी राग उन्होंने इम्प्रूव किए या उन्होंने नए इन्वेंट किए, वो सब क्या कहे जाए, वो सब कहे गए रेंज ऑफ द शहनाई, यानी जो रेंज ऑफ द शहनाई थी उसके भी परे कहे गए। आप कह सकते हैं कि जिस रेंज ऑफ शहनाई उस टाइम पे वो पॉपुलर थी, उस रेंज ऑफ शहनाई से जो बिस्मिल्लाह खान ने अपने राग सेगमेंट किए वो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और बहुत ज़्यादा उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, उस टाइम की शहनाई से बहुत ज़्यादा बेटर थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. I hope students are you enjoying this explanation, because it's a very important chapter and you can see it's a very interesting chapter. You can listen this explanation as a story. एट द एज ऑफ 14, अब बता रहे हैं आगे कि जब उनकी 14 साल के वो हो गए, 14 ईयर्स के हो गए, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उन्होंने अपने अंकल के साथ उन्होंने कंपेंड किया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। अपने इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ उन्होंने अपने अंकल के साथ शहनाई प्ले की। एट द एंड ऑन हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, एंड एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ उन्होंने प्ले करने थे अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस म्यूज़िक समारोह में जब वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहाँ जो उस्ताद फैयाज खान थे उन्होंने उस यंग बच्चे की, यंग बच्चा कौन था, बिस्मिल्लाह खान जो 14 साल के थे, उनकी पीठ थपथपाई एंड सैड, और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, उन्होंने कहा कि मेहनत करो, तुम इसको कर सकते हो। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमसे बड़ा एल्डर जिसके, या तो आप कह सकते हैं कि वो हमारा आइडियल हो, या जो हमें बहुत ध्यान से सुन रहा हो, जो हमारी सारी हमारा वर्क करने का वे देख रहा हो, वो जब हमें आके हमारी पीठ थपथपाता है और हमें किसी तरह की मोटिवेशन देता है और कहता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो बड़ा अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है। उस टाइम बिस्मिल्लाह खान को भी बहुत अच्छा रियलाइज़ हुआ, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, उन्होंने कहा कि वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, तुम ये कर सकते हो। इट मीन्स जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम शहनाई के बेटरमेंट की कोशिश कर रहे हो, वो तुम कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक, और ये जो उनकी ओपनिंग हुई, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, जब उन्हें लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो में एक ब्रेक मिला, यानी अपनी शहनाई प्ले करने के लिए जब उन्हें पहला चांस मिला 1938 में, तब से लगा कि उनकी जो ओपनिंग थी, उनकी पॉपुलैरिटी की, जो वो करना चाह रहे थे, जो एक वो बिग चेंज इस म्यूज़िक में लाना चाह रहे थे, म्यूज़िकल वर्ल्ड में लाना चाह रहे थे, शायद उसके लिए उनको अब चांस मिल गया था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उस दिन के बाद से वो एक ऐसे शहनाई प्लेयर बन गए जो अक्सर रेडियो पर अपनी शहनाई को प्ले किया करते थे। इट मीन्स उनकी शहनाई इतनी पसंद की जाने लगी कि ऑल इंडिया रेडियो में वो अक्सर अपनी शहनाई प्ले करने के लिए उनको ब्रेक मिलने लगा। व्हेन इंडिया गेन
इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। बता रहे हैं कि जब इंडिया, उसके आगे बता रहे हैं कि जब आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। तो जब हमारे इंडिया को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। यानी बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अपनी शहनाई प्ले करके अपनी खुशी को जाहिर किया, यानी सारे हिंदुस्तानियों का वेलकम किया। बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में शहनाई को प्ले करके जो हमें आज़ादी मिली उसका बहुत ज़्यादा, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने वेलकम किया और अपने सुख को, अपनी खुशी को जाहिर किया। He poured his heart out into राग काफ़ी। उन्होंने एक राग काफ़ी के नाम से एक राग प्ले किया फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहाँ से, रेड फोर्ट पर, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू who late gave his famous Rise with Destiny speech। यानी आप पता है जब उन्होंने अपना, बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पर 1947 में अपनी शहनाई बजाई, तो उन्होंने अपनी शहनाई बजाई में उन्होंने एक राग बजाया जिसका नाम था राग काफ़ी। और उस टाइम जो ऑडियंस थी वहाँ सुनने वाली, उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जब उन्होंने अपने राग को इतनी शिद्दत के साथ बजाया, इतने दिल के साथ बजाया, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भी कहा ट्रायस विद डेस्टिनी स्पीच। वो कह रहे हैं कि कोशिश करने वाले जो होते हैं, ट्रायस विद डेस्टिनी, यानी कोशिश करो भाग्य तुम्हारे साथ है। आप कह सकते हैं जब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उनकी शहनाई प्ले सुनी तो उन्हें भी लगा कि ये भाग्य को बदल सकता है। आप कहते हैं ना कोशिश करने वाले हमेशा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोवर्ब ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कहा कि ट्रायस्ट विद डेस्टिनी, आप ट्राई करो भाग्य भी बदल सकते हो, यानी अगर हम कोशिश करें तो हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। और उसके बाद से बिस्मिल्लाह खान हमेशा परफॉर्मेंस देने लगे और उन्होंने हमेशा ऐसे परफॉर्मेंस दिए जो हमें हमेशा याद रहेंगे, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने भारत में भी अपने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए और भारत के बाहर भी बहुत परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी बाहर की, अब्रॉड की, वो उनकी कौन सी थी, अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। वो कह रहे हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम अब्रॉड गए तो अब्रॉड में वो जब गए तो वहाँ वो अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान में जो वहाँ के जो किंग थे जहीर शाह, उन्होंने उनके सामने शहनाई प्ले की और उन्होंने वो किंग जहीर खान जो थे वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए, उनकी शहनाई को सुनकर वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स उनको गिफ्ट की। यानी पर्शियन जो कारपेट्स थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं और आप कह सकते हैं कि उस टाइम में जो उन्होंने वो प्राइसलेस कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अमूल्य थी, उसका कोई मोल नहीं था, इतनी महंगी कारपेट थी वो। एंड अदर सोवनिर्स, और उन्होंने उनको बहुत अच्छे सोवनिर्स, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्वेल्स और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको गिफ्ट दिए। यानी वो उनकी शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट रिवॉर्ड में एज ए रिवॉर्ड दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। और ये कह रहे हैं कि केवल बिस्मिल्लाह खान ही नहीं थे, केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो उनसे फैसिनेटेड हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई। वो कह रहे हैं कि केवल अफगानिस्तान के जो राजा थे वो ही उनसे इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम भी उनकी शहनाई के ऊपर रखा जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। उनकी शहनाई इतनी ज़्यादा, जो भी सुनता था उनकी शहनाई को सुनकर हमेशा इम्प्रेस हो जाता था और इसीलिए जो विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर थे, बहुत ज़्यादा फेमस मशहूर इन फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी फिल्म उनकी शहनाई के नाम पर रखी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा एंड द फिल्म वॉज अ हिट। और फिल्म इतनी हिट हुई, बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, आपने आई थिंक शायद सुना होगा, ये वर्ड्स बहुत पुराने सॉन्ग के वर्ड्स हैं ये, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो बिस्मिल्लाह खान का जो कंपोजिशन था दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इस फिल्म का जो कंपोजिशन था वो एक ऐसा नेशन वाइड चार्ट बस्टर बन गया, इतना फेमस, इतना पॉपुलर हुआ कि बिस्मिल्लाह खान इस फिल्म के बाद से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। डेस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलर वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना। वो कह रहे हैं कि उनकी इतनी फेमस पॉपुलरिटी के होने के बाद भी, इतना सक्सेस होने के बाद भी, बिस्मिल्लाह खान के जो परफॉर्मेंस थे फिल्म में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, केवल विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ की सनदी अपन्ना में। यानी उनके जो परफॉर्मेंस थे इन दो फिल्मों में ही रहे इतनी सक्सेस पाने के बाद भी। आई जस्ट कांट कम टू टाउन्स
with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो कह रहे हैं कि I just can't come to terms, हम नहीं कह सकते उस टर्म्स के बारे में, with the artificiality and glamour of the film, जो ग्लैमर फिल्म की जो ग्लैमरस होती है, ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, जो फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर होता है, ही सेज विद एम्फेसिस, वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर होता है, यानी जो फिल्म में दिखाया जाता है वो सब आर्टिफिशियल होता है, कुछ भी नेचुरल नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह खान हमेशा इस बात को एम्फेसिस देकर कहते थे कि मैं इस ग्लैमर फिल्म के ग्लैमर वर्ल्ड के साथ में काम नहीं कर सकता, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ दिखावा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Hall, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको इतने ज़्यादा अवार्ड्स, इतनी ज़्यादा पहचान मिलने लगी कि वो सबसे पहले इंडियन बन गए टू बी इनवाइटेड, उन्हें इनवाइट किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन के सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो पहले इंडियन थे जिन्हें परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया गया, उनकी पॉपुलरिटी और उनकी रिकॉग्निशन से। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन केन आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल कनाडा की एक सिटी है, तो वहाँ उन्होंने उसमें भी एक पार्ट लिया। इन केन आर्ट फेस्टिवल हुआ जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो कह रहे हैं कि वहाँ से वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, पहले तो वो केवल इंडिया में या अवार्ड्स में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर थे, उसके बाद वो अब्रॉड में इतने ज़्यादा, यानी वो इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान का, ताकि इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि तेहरान का जो ऑडिटोरियम था वो उसका नाम भी बिस्मिल्लाह खान के नाम के ऊपर ही रखा गया। क्या नाम रखा गया? ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या क्योंकि वो तेहरान का था इसलिए ताहर मौसीकी रखा गया उसका नाम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि उनकी पॉपुलरिटी केवल नेशन में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बाहर के देशों में भी वहाँ बहुत ज़्यादा जो नई चीज़ें बनाई जाने लगी, या आप कह सकते हैं कि कोई अपना अगर कोई ओपनिंग करने लगा तो बिस्मिल्लाह खान को इन्वाइट किया जाने लगा, और रॉयल फंक्शंस में उनको इन्वाइट किया जाने लगा। यहाँ तक कि जो ऑडिटोरियम बना वहाँ उसका नाम भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम, यानी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है इस चैप्टर में कि वो फर्स्ट थे जिन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला भारत रत्न का, उसके बाद उन्हें और नेशनल अवार्ड मिले जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स भी उनको कन्फर किए गए, उनको रेफर किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया भारत रत्न, जिसका हम ऑलरेडी आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दे चुके हैं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eye glinting with rare happiness, he said, यानी इस अवार्ड को पाकर वो इतने ज़्यादा खुश हुए, उनकी आंखें, कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी आंखें चमक मारने लगती हैं, मतलब ये एक प्रोवर्ब है कि आपकी आंखें आज बहुत चमक रही हैं, तो उनकी आंखें इतनी ग्लिंट करने लगी खुशी के मारे, खुशी की वजह से। ही सैड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, और उन्होंने कहा कि मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि केवल हमारा जो ईस्ट है यानी हमारा इंडिया है वही नहीं, वेस्ट भी, जो वेस्ट वर्ल्ड है वो भी अब म्यूज़िक को, हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रहा है, हमारे म्यूज़िक को सीखना स्टार्ट कर रहा है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप सब अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हमारा सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है हमारे इंडिया का। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस की वजह से वो हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल किया उन्होंने। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डमराव, यानी बिस्मिल्लाह खान का नाम उन्होंने एक निकनेम रखा गया, उनका शॉर्ट नेम आप कह सकते हैं खान साहब। एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंग फॉन्ड, लेकिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमने के बाद भी आप कह सकते हैं कि उसके बावजूद भी उनका जो ध्यान था, उनका जो लगाव था वो बनारस और डमराव से रहा, यानी वो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को चाहते थे या कहीं अगर उनको दिल से अगर वो जाना चाहते थे, वो दो चीज़ें थी, वो थी बनारस और डमराव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दो टाउन उनके लिए संसार के सबसे वंडरफुल टाउन रहे। भले ही वो अब्रोड भी गए, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सिटीज़ देखे,
कंट्रीज देखे, लेकिन फिर भी उनका जो मोन एक्सीडिंग लगाव था वो उनका केवल बनारस और डमराउन से रहा, और बनारस और डमराउन उनको संसार के सबसे अच्छे टाउन लगे। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनके जो कह रहे हैं कि एक बार उनके स्टूडेंट वांटेड हिम, उनको चाहते थे, टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि वो यूएसए स्कूल में एक शहनाई यूएसए में एक शहनाई स्कूल के हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples there। और उनके स्टूडेंट्स ने उनको प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसा एटमोसफेयर वहाँ बनाएंगे ताकि उन्हें बनारस की याद ना आए, ऐसा लगे उन्हें जैसे वो जो शहनाई प्ले कर रहे हैं वो बनारस के टेम्पल में बैठकर प्ले कर रहे हैं। क्योंकि उनको सबको पता था कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बस बनारस से और डमराउन से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो यूएसए में जो शहनाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आप आइए और हम आपको एक ऐसा एटमोसफेयर यहाँ बना कर देंगे, आप यहाँ शहनाई प्ले कीजिए ताकि आपको लगे कि आप किसी बनारस के टेम्पल में बैठकर शहनाई प्ले कर रहे हैं। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनको क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बनारस के टेम्पल की लोकेशन एटमोसफेयर मुझे बना देंगे, बट क्या आप ये जो गंगा रिवर है इसको भी वहाँ बहा सकते हैं। Later he is remembered to have said, that's why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। और उन्होंने उसको कहा, उसके बाद वो इस वजह से ही याद किए जाते हैं कि that's why whenever I am in foreign country, चाहे मैं कहीं भी किसी भी समय फॉरेन कंट्री में हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, लेकिन मैं फिर भी अपने हिंदुस्तान को ही देखना चाहता हूँ। मुझे हिंदुस्तान से इतना लगाव है कि आप मुझे कितनी भी फैसिलिटीज़, कितने भी कंफर्ट प्रोवाइड करा दें, लेकिन जो मेरा हिंदुस्तान से लगाव है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। व्हाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और इसीलिए मैं मुंबई में रह के भी केवल बनारस और गंगा के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैचमेंट है और उनकी बराबरी कोई भी सिटी, कोई सी भी कंट्री नहीं कर सकती। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डमराउन। और वाइल, जबकि मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं अपने गाँव, अपने टाउन का, डमराउन का मट्ठा, जो यूनिक मट्ठा आप कह सकते हैं जिसकी कोई भी कंपेरिजन नहीं है, उसको मैं हमेशा मिस कर सकता हूँ। ये मेरी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी कंपेरिजन नहीं है और जिनकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कह सकते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हम बता सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे कल्चरल हेरिटेज का, हमारे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का। वन ऑफ द एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोटी मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ कुछ डिस्क्रिमिनीटीज़ जैसे हैं हिंदू और मुस्लिम की, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम टेम्पल में कुछ नहीं कर सकते या हम टेम्पल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गॉड हमेशा एक है। इसीलिए यहाँ बिस्मिल्लाह खान जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को शो करने के लिए कि वन द एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोटी मुस्लिम, एक ऐसा मुस्लिम लाइक हिम जो उसके जैसा, कैन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो एवरी मॉर्निंग हमेशा शहनाई प्ले किया करता था मुस्लिम होने के बावजूद। जैसे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम मंदिर में जाने की, या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम है मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह खान ने ये एग्जाम्पल दिया कि एक मुस्लिम भी चाहे तो मंदिर में जाकर भजन गा सकता है, शहनाई प्ले कर सकता है, ये कोई नहीं है। ये अपना केवल अपने मन का रिलैक्सेशन है कि भगवान जो है, वो गॉड जो है, अल्लाह जो है वो एक ही है, आप उसको किसी भी रूप में गा सकते हैं, किसी भी रूप में आप उसको याद कर सकते हैं। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस डिस्क्रिमिनिटी को ख़त्म करने के लिए कि जो मुसलमान होने के बाद भी, मुस्लिम होने के बाद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज़ जाते थे और वहाँ शहनाई प्ले करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो 21 अगस्त 2006 को एक्सपायर हो गए, तब उनकी एज जो थी वो 90 थी। ही वॉज, यानी बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहे और लंबे टाइम तक बीमार होने के बाद वो 21 अगस्त 2006 को एक्सपायर हो गए। ही वॉज गिवन स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उनका जो बहुत ज़्यादा एक स्टेट फनरल किया गया, बहुत ज़्यादा उनका जो अंतिम संस्कार था वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल मॉर्न, कह सकते हैं ना, नेशनल राष्ट्रीय शोक उस दिन को, जिस दिन वो मरे, राष्ट्रीय शोक उस दिन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इट मीन्स आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान हमारे जो
इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसके एक तरह से एक बहुत ही ज़्यादा ज्वेल थे, एक हीरा थे हमारे, उसके लिए हमारे जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रत्न होते हैं, तो हमारे भारत के जो रत्न थे उनमें से एक रत्न थे बिस्मिल्लाह खान। इसलिए उनकी डेथ पर हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फर्स्ट डे, उनकी डेथ के डे को उन्होंने नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर कर दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस थी, क्योंकि वो एक ऐसे म्यूजिशियन थे जिनकी बराबरी ना कोई कर सका था और ना ही कोई कर सका है। So students, I hope you have understood this chapter very well, and now please listen to this explanation very carefully and note down all the important terms that you can found in this chapter, and after that please note down the notes in your notebook that will help you in your examination, and please take your syllabus so that you may study very well. Thank you and have a nice day, students.